ओके दोस्तों, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। इस चैप्टर में अब हम कैपेसिटेंस के डिस्कशन के ऊपर बढ़ने वाले हैं। एंड क्योंकि हम कैपेसिटेंस के ऊपर बढ़ने वाले हैं तो हमें कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी। पहले कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं विद इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उस प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद हम कैपेसिटेंस पे पढ़ेंगे। फाइन। सो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, सो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कंडक्टर के अंदर जैसे ही आप किसी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड क्योंकि ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे उधर नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा, और जिस जगह को छोड़ के वो शिफ्ट करेंगे उधर क्या चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव। उधर क्या चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसे करते हुए इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दी कंडक्टर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन को साथ लेके चलती है। तो ई नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? ई नेट निकालेंगे हम लोग ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस वाली जो होती है वो डिपेंड करता है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और कंडक्टर्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं दोस्तों, वो नंबर्स जो होते हैं वो एवोगैड्रो के मल्टीपल में होते हैं, दैट इज़ 10⁻23 के मल्टीपल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कितने मर्जी जा सकते हैं, वो जाते रहते हैं तब तक जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। सो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को जो फिगर के अंदर लिख रहा हूँ उसको थोड़ा बाहर लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। सो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव से नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, उसको आपने बोला ई एक्सटर्नल, जिसकी डायरेक्शन है राइट साइड। जिसकी क्या है डायरेक्शन? राइट साइड। ये किसकी डायरेक्शन है? ई एक्सटर्नल की। और ऐसा करने के दौरान अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हुए, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुए। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और जिस जगह को छोड़ के गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई विद इन दी कंडक्टर। फाइन। अब मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके मल्टीपल्स में अवेलेबल हैं, तो वो इतने सारे हैं कि वो आप जितने चाहें उतने उधर जाने दे सकते हैं। तो धीरे धीरे जब वो उधर शिफ्ट होते रहेंगे ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे, ये ई इंड्यूस्ड इंक्रीज़ होता रहेगा। ई इंड्यूस्ड आपका क्या होता रहेगा? इंक्रीज़। कुछ इस कदर इंक्रीज़ होगा कि ये ई एक्सटर्नल तक जब पहुँचेगा, जब ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? ई एक्सटर्नल तक। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो अब आप अगर सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देंगे, कैरेक्टर की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको दिखाई देगा कंडक्टर के इस कैरेक्टर को आप पहले से ही जान चुके हैं, दैट जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सर्फेस। इसको आपने अभी लास्ट लेक्चर में ही सीखा होगा कि पोटेंशियल के साथ परपेंडिकुलर होता है, और कंडक्टर की सरफेस पे जो होता है पोटेंशियल वो इक्वी पोटेंशियल होता है। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वहाँ पर वर्क डन ज़ीरो होता है। एक क्वेश्चन भी है जो हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे लास्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होता है सरफेस के। जस्ट आउटसाइड द सरफेस चार्ज कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है, जैसे इधर नीचे वाले डायग्राम में दिख भी रहा। नेट चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो। अच्छा, नेट चार्ज अंदर जो है वो कंडक्टर के ज़ीरो क्यों होगा नेट चार्ज? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो होती है कंडक्टर के। ये वाली बात हम लोग गॉस थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं कि गॉसियन सरफेस के थ्रू अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। और क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, इससे ये बात प्रूव होती है कि अंदर चार्ज भी नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा।
बाय गॉस लॉ, फाइन, बाय गॉस थ्योरम। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, अगले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। सो फोर्थ कैरेक्टर का हमसे कहना है दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन और ऑन द सरफेस। ऑफ कोर्स पोटेंशियल कांस्टेंट होगा कंडक्टर के सरफेस पे और कंडक्टर के अंदर भी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा है E = dV/dr, जिसमें अगर E ज़ीरो हो जाता है तो V को कांस्टेंट होना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का ये रूल है आपके पास विद इन द कंडक्टर, और ऑन द कंडक्टर वही वैल्यू होगी जो विद इन द कंडक्टर होगी। या यूँ उल्टा कहूँ कि अगर कंडक्टर के ऊपर कोई वैल्यू है KQ/R पोटेंशियल की, तो अंदर भी वही वैल्यू होगी KQ/R, वो अंदर आके कंडक्टर में चेंज नहीं होती है वैल्यू। फाइन। फिफ्थ कैरेक्टर हमसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पे जो होती है वो चार्ज कंडक्टर के उसके प्रोपोर्शन होती है उसके चार्ज डेंसिटी के। इसके प्रूफ्स बहुत सारे हैं, जैसे कि स्फेरिकल शेल का आपको याद होगा, स्फेरिकल शेल में आपने एक एक्सप्रेशन निकाला था, अगर ऑन द सरफेस का स्फेरिकल शेल का मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो E=σ/ε होता है। ऑन सरफेस अगर मैं बात करूं इन्फिनाइटली प्लेन चार्ज शीट की, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन σ/2ε होता है। वैसे इसका तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है मैं ऑन द सरफेस बोलूँ या अवे फ्रॉम द सरफेस बोलूँ। हाँ, इसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बट ऑन द सरफेस का यही एक्सप्रेशन है। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा E जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही वो बात हमसे कह रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ये प्रूफ्स हैं इसके, जो आप ऑलरेडी गॉस थ्योरम में कर चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस में कर चुके हैं। फाइन। सो ये फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर हमसे कह रहा था। आगे बढ़ते हैं और लास्ट कैरेक्टर को देखते हैं अपने, सिक्स्थ कैरेक्टर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये कैरेक्टर हमसे कह रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ द होलो चार्ज्ड कंडक्टर। मतलब एक चार्ज्ड कंडक्टर जो कि अंदर से होलो है, इट्स एज सेम एज स्फेरिकल शेल। इट्स जस्ट स्फेरिकल शेल की जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ ये ऐसा एक स्फेरिकल शेप बता रहा है जो जिसका रेडियस R1 है अंदर की तरफ और R2 है बाहर की तरफ, और ये बीच में जो है वो एकदम भरा हुआ है बट अंदर की तरफ से हॉलो है। सो वहाँ पर ये बोल रहा है हमसे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हॉलो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, डेफिनेटली ज़ीरो होती है, वी नो दैट। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट किया था, थर्ड या सेकंड हमने करेक्ट करा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें भी यही बात थी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बस उसी बात को ये थोड़ा घुमा के कह रहा है, अलग से कह रहा है, क्योंकि ये काम में आती है आगे जाके। अभी मैं कैपेसिटेंस भी निकालूंगा होलो कंडक्टर का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये हेल्प करेगी ये वाली बात। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और उसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक फिनोमेना है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आप नाम से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा शील्डिंग की जाती है प्रोटेक्शन के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, चार्ज एट रेस्ट से शील्डिंग, मतलब चार्ज एट रेस्ट से प्रोटेक्शन। सो एक ऐसा फिनोमेना व्हिच मेक्स अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा फिनोमेना जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर रीजन अगर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट E vanishes inside the cavity of a hollow conductor। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडक्टर के कैरेक्टर्स के डिस्कशन की है, कंडक्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात की है, जिसमें सिक्स्थ कैरेक्टर हमसे कहता था दैट होलो कंडक्टर के अंदर कैविटी में E जो है वो जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। कंडक्टर्स की यही बात थी। सो ये भी वही कह रहे हैं, होलो कंडक्टर में E जो है वो वैनिश हो जाता है। ये जब E अंदर नहीं होगा तो वो एरिया जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाएगा, वो प्रोसेस जो होगा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे लाइफ में, उसको गौर करिए। सो ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड द कार बिकॉज मेटालिक बॉडी जो होती है, जितनी भी लाइटनिंग से ऊपर एनर्जी मिलेगी वो मेटालिक बॉडी सीधा उसको ग्राउंड को दे देगी। फाइन। साथ ही साथ मेटालिक बॉडी अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पैदा कर देगी।
इनसाइड द कार। वेयर एज अगर आप एक ट्री वगैरह के साइड में खड़े होंगे तो डेफिनेटली उसको आग लगने का डर है, या किसी और जगह खड़े होंगे तो उसके टूट के आपके ऊपर गिरने का डर है लाइटनिंग के दौरान। सो लाइटनिंग के दौरान बेटर है कि आप कार में ही बैठे रहें। सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड बाय द मेटल शील्ड्स, मतलब जिस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सेंसिटिविटी अगर लगता है किसी भी डेवलपर को या कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको कोई डिवाइस बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा है, उसको लगता है कि उसका कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो सेंसिटिव है, तो वो उसके सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए उस कंपोनेंट के इर्द गिर्द एक मेटल की शील्ड पैदा कर देता है, सो दैट किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से उस मेटल के शील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पैदा हो जाए और वो सेंसिटिव कंपोनेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। थर्ड, इन कोएक्सियल ट्यूब द आउटर कंडक्टर connected to the ground provides an electrostatic shielding। किसी भी तरीके के कोएक्सियल क्यूब में, कोएक्सियल क्यूब में अगर आप आउटर एरिया की बात करेंगे, आउटर कंडक्टर की बात करेंगे, तो आप उसको कंडक्ट करते हैं ग्राउंड से, ताकि कोई भी एक्सेसिव चार्ज जो हो वो सीधा किसके पास चला जाए, ग्राउंड के पास, एंड सिग्नल्स जो भी कैरिड होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल शील्डिंग पैदा हो जाएगी, वो बाहर के एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा, एक आप उसको सेव कर रहे हैं फाइन अंदर के किसी भी तरीके के सेंट्रल कंडक्टर के अंदर हुए गए सिग्नल से। सो ये एक बेसिक टॉपिक, एक बेसिक चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और कैपेसिटेंस के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा, जो हमारे इस क्लास का मेन टॉपिक है, कैपेसिटेंस। चलिए कैपेसिटेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। सो दोस्तों, कैपेसिटेंस क्या होता है उससे पहले इस शब्द पे गौर करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। सो कैपेसिटर जो होता है वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। अगर फैन पे आप देखेंगे तो फैन में आपको एक सिलेंड्रिकल चीज दिखाई देगी, उस जिस जगह से फैन घूमता है वहां पर अगर कैप हटी हुई है तो एक सिलेंड्रिकल चीज आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं कैपेसिटर। डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट तरीके से ये अवेलेबल होता है कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में। बहुत ही छोटे कैपेसिटर्स अगर आपको देखने हैं तो वो आपको लैब में दिखाई देते हैं इस शेप के, बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, बहुत छोटे, एक मशरूम से ऊपर शेप होती है, डिस्क जैसी मशरूम सी शेप, और नीचे की तरफ दो वायर्स होती हैं, राइट, बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको एक जो प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं स्कूल के अंदर लैब में, तो वहाँ पर कैपेसिटर से आपको कैसे दिए जाते हैं, मैं उसकी एक फ़ोटो भी यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, आपके इस वीडियो के अंदर ही अटैच करता हूँ, सो दैट आप और अच्छे से देख पाएँ कि आपको लैब में कैपेसिटर्स कैसे दिखेंगे। सो दोस्तों, ये आपके सामने एक पिक्चर है, जिसमें से एक पिक्चर जो होती है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में लगती है, आपके डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, ये वाली। और ये जो था, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये ऐसा दिखता है जो आपको लैब्स वगैरह में जो कैपेसिटर्स दिए जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, जो कि 12th स्टैंडर्ड तक तो बहुत कम दिखते हैं, बट बैचलर्स में और ज़्यादा यूज़ होते हैं ये कैपेसिटर्स किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स में। 12th स्टैंडर्ड के ऐसे कोई खास एक्सपेरिमेंट्स हैं नहीं जिसके अंदर ये कैपेसिटर यूज़ हो, बट स्टिल आगे जाके आप जो लैब्स यूज़ करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, वहाँ पर ऐसे कैपेसिटर्स दिखते हैं। ये कैपेसिटर होता है एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो कि चार्ज स्टोर करता है। अब ये कितना चार्ज स्टोर करता है या इस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस की कितनी कैपेसिटी है, वो होता है बेटा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी जो होती है वो डिसाइड जब आप करते हो तो उस टर्म को आप कहते हो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फाइन। So electrical capacitance of a conductor is defined as the ability to hold electric charges at a particular potential difference applied across the conductor. Electrical capacitance एक ऐसी ability है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कैपेसिटर की, to hold the electric charges means to store the electric charge किसी भी particular potential difference पर जो उसके कंडक्टर को प्रोवाइड कराया गया है उसके एंड में। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड कराओगे उतना ज़्यादा स्टोर करेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, सो Q प्रोपोर्शन हटेगा, साइन इक्वल्स टू आएगा, सो Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV। ये C जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यही C यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल्स टू व्हाट,
Q by V, C is equals to what? Q by V. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. हेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस. मींस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया है तो कितना चार्ज इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस. एक एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाइए और चार्ज का इंक्रीज देखते जाइए. इसका रेशो आपको देगा कौन? कैपेसिटेंस. इसका रेशो क्या देगा आपको? कैपेसिटेंस. अच्छा, कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा? कैपेसिटेंस साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर पे डेफिनेटली डिपेंड करता है. कैपेसिटेंस नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो पड़ा है. प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स पे भी डिपेंड करती है इसकी कि नियर बाय इसके कोई और कंडक्टर तो नहीं पड़ा है, उसके प्रेजेंस में भी इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है. तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कैलकुलेशन होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर ये हर दूसरी चीज़ पे ही डिपेंड कर रहा है. इसको हर दूसरी चीज़ से ही प्रॉब्लम है, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि इसका साइज शेप क्या है, नेचर क्या है नियर बाय मीडियम का, और प्रेजेंस तो नहीं है किसी और कंडक्टर की उसके नेबरहुड में. नाउ ऐसा यूनिट जो होती है वैसे इसकी फेरेड होती है. साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो फेरेड उसके नाम पे रख दी गई है. बट अगर आप जनरली पूछेंगे तो चार्ज का कूलम पर वोल्ट भी वर्क करता है. सो कहीं पर अगर आप लिखा हुआ देख लें कि देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ C पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, तो उसका भी मतलब वही होगा फेरेड. उसका भी मतलब क्या होगा? फेरेड. इसका और इसका मतलब सेम है. अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं इसका डायमेंशन, तो ये है इसका डायमेंशन, लेकिन ये डायमेंशन निकालते कैसे हैं वो देखते हैं हम. सो इसका डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको कूलम को रखना पड़ेगा A इंटू टी में. कूलम को रखना पड़ेगा A इंटू टी में. पोटेंशियल डिफरेंस को आपको रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर में. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले किसको देखना? फोर्स को, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप लिखेंगे यहाँ पर सो आपने चार्ज को वोल्ट की यूनिट, वोल्ट के डायमेंशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपने लिखी है फोर्स पर यूनिट चार्ज वाली, इंटू मीटर आपने लिख दिया है. लेकिन ये अगर वोल्ट की है तो वोल्ट की अगर पावर -1 है तो यहाँ पर भी इसके होल ब्रैकेट के पावर में मैंने क्या लगा दिया? -80 एज इट इज़ रहेगा. -1 को अगर प्लस करना है तो 80 को ऊपर लाना पड़ेगा और mL2T-2 को नीचे ले जाना पड़ेगा. mL2T-2 को नीचे ले जाना पड़ेगा. नाउ देख सकते हैं हम लोग m-1 सॉल्व हो क्या आएगा? ये m-1 L-2 L-2 T पहले से ही ऊपर कितना पड़ा है? T देखिए पहले से ही यहाँ पर एक T और यहाँ दूसरा T. कितने T हो गए? T². और ये -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा? ये -2 ऊपर आके हो जाएगा +2. तो हो जाएगा T की पावर 4. T की पावर 4. और A देखिए यहाँ पर A. सो A है हमारे पास 1 and 1 2. तो A भी आ गया 2. सो ये हमारे पास हो गई डायमेंशन जो यहाँ पर पहले से ही लिखी हुई थी. इस डायमेंशन को निकालते कैसे मैं वो बता रहा था. निकाली कैसे मैंने? कूलम को लिखा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, और वोल्टेज को लिखा फोर्स अपॉन चार्ज फॉर व्हाट? फोर्स की यूनिट अपॉन करंट इनटू टाइम की यूनिट. चार्ज मींस व्हाट? करंट इनटू टाइम. सो चार्ज की यूनिट करंट इनटू टाइम लिखी मैंने, और इनटू में लगाया लेंथ को और उसकी पावर लिखी -1. इनटू में लगाया लेंथ को और उसकी पावर लिखी -1, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड इनटू में लेंथ जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से मेरा फॉर्मूला आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ विल गिव अस पोटेंशियल डिफरेंस. फाइन. सो ये सब लगाने से हम यहाँ तक पहुँच पाए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के डायमेंशन तक. ये डायमेंशन यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ था, वैसे आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. ठीक है. कैपेसिटेंस अगर हमें समझ में आ गया कि क्या होता है कैपेसिटर का, तो अब हम कैपेसिटेंस निकालने के लायक हो चुके हैं. तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालेंगे बेटा एक पैरेलल प्लेट का. पैरेलल प्लेट के बाद हम निकालेंगे एक स्फेरिकल शेल का, और देन उसके बाद आगे हम और कुछ एक दो चीज़ों के पोटेंशियल निकालेंगे. और उससे पहले हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालेंगे. चलिए बेटा इसको समझते हैं. ये फिगर ऐसा बना कैसे? सो मैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी फिगर गिवन है, बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब फिगर बनाता हूँ और समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे. एक्चुअली किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लेट्स से आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, राइट.
ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर है इसके तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे हुए आएंगे इस तरफ और ऐसे घूम के ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे वो इसके पास चले जाएंगे। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, जिस टर्मिनल के पास भागने के लिए इलेक्ट्रॉन निकले, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करें, राइट। और जिस टर्मिनल से दूर भागने के लिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इन प्लेट्स पे ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए, इन प्लेट्स पे ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए, सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहता था आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए कैसे, जब आपने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, फाइन। लेकिन क्योंकि ये एक इन्फिनिटली चार्ज शीट है, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और ये कहाँ तक है वो हमें नहीं पता, और पैरेलल प्लेट खाली अगर सिंगल प्लेट की बात करूँ मैं, और मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये इसका कोई काम नहीं है, कि खाली अगर हम बात करें किसका, प्लेट की, सो प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा दोनों में सेम क्यों है, क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही सेम अमाउंट के इधर जाके सबमर्ज हो रहे हैं, राइट। तो सिग्मा चार्ज दोनों का क्या होगा, सेम। तो आपको पता है कि इन्फिनाइट प्लेन शीट का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला करा था कि विद इन दी टू प्लेट्स जिनमें चार्जेस के साइन ऑपोजिट हों, जिनमें चार्जेस के साइन ऑपोजिट हों और डेंसिटी सेम हो, चार्ज डेंसिटी सेम हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दैट प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर ज़ीरो हो जाएगी। अब ऐड होकर ज़ीरो क्यों होगी उसको भी यहाँ देख लेते हैं। पॉजिटिव से अवे जाएगी और नेगेटिव के टूवर्ड्स जाएगी, लेकिन दोनों का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन दोनों का आंसर होगा। तो ऐड होके क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी डिस्टेंस है इस कैपेसिटर के बीच में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डी डिस्टेंस है। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट से पता है वी को क्या लिखना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट से वी को लिखना है ई इंटू डी। ई कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू में डी, ये तो आपका आ गया वी। अब बात करते हैं ये चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा आई है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए। वी आ गया आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन, क्यू आ गया आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन। तो बताइए सी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, सिग्मा ए होल अपॉन सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा और सिग्मा कैंसिल और एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन ए बाय डी, ये आपका एक्सप्रेशन है। और यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये सिर्फ तभी एप्सिलॉन नॉट आएगा जब यहाँ पर इसके बीच में एयर या वैक्यूम होगा, तभी ऐसा शब्द एप्सिलॉन नॉट आएगा। एल्स अगर इसके बीच में कोई और आ जाता है मीडियम, तो यही पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन के फॉर्म में, जिसमें आपको लिखना पड़ जाएगा k टाइम्स। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके मीडियम पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दूँ विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, तो इसी c में आपको इसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा k, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाएगा तो परमिटिविटी सेम नहीं रह सकती है। फाइन, ये k क्यों मल्टीप्लाई होगा और इसका मतलब एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को k कहते हैं, ये सारी डिस्कशन जो है आप कहाँ कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के अंदर ये सब हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइन, ये एक्सप्रेशन था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसी तरीके से एक और शेप के हम कैपेसिटेंस को निकालते हैं, चलिए देखते हैं उसको। सो ये आपके पास कैपेसिटेंस निकालना है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर जो कि अंदर से होलो है, और इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो पूरे के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा थ्रू आउट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे के क्यू बाय आर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। एंड सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी, दैट इज़ क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, जिसमें क्यू एंड क्यू कैंसिल होगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन आर इज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ये। फाइन, ये आपका दूसरा एक डेरिवेशन है छोटा सा।
अब इन दोनों डेरिवेशंस पे जो क्वेश्चन है हम उसको ट्राई करते हैं एंड फिर उसके बाद कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे जो CBSE के अकॉर्डिंगली नहीं है। फाइन, CBSE में उसका कोई डिस्कशन नहीं है, बट हम उसको फिर भी एक पेज पे डिस्कस कर लेंगे सो दैट अगर कल को किसी को CBSE के इधर जाके मतलब IIT का JEE एग्ज़ाम देना है या नीट एग्ज़ाम देना है, सो उसके लिए भी वो प्रिपरेशन कर सके, नीट या JEE के लिए उसके टूवर्ड्स हो सकता है वो काम में आ जाए, बट CBSE से रिलेटेड नहीं होगा वो। फाइन, बट उससे पहले जो CBSE से रिलेटेड हमने 2 टॉपिक अभी भी करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखते हैं। फाइन, सो हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 20 spherical drops of radius 3 mm and carrying charge 10 raised to power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop. हर एक के पास चार्ज है 10 raised to power minus 12 coulomb और उन सब 27 ड्रॉप्स को हमने कंबाइन किया टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ अ बिगर ड्रॉप। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उस बिगर ड्रॉप का। सो सबसे पहले और सबसे बेसिक जो हम 9th-10th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं कि जब ऐसी कोई स्फेरिकल ड्रॉप्स मिल के एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो उनकी वॉल्यूम सेम होती है। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें लिखनी चाहिए। सो दैट इज़ 27 multiplied by 4/3 pi r cube is equals to 4/3 pi capital R cube। 4/3 pi cancel हो जाएंगे। So r cube will be equals to 27 small r cube। So r will be equals to what? 3r, because जब क्यूब रूट लूँगा 27 का तो क्यूब रूट जो होगा वो 3r के फॉर्म में होगा। 3r मीन्स जो कैपिटल R होगा वो 3 इंटू 10⁻⁻3। पहला 3 यहाँ पर मुझे अबव एक्सप्रेशन में दिया है और दूसरा 3 जो है वो रेडियस है स्मॉल ड्रॉप का, और इंटू में 10⁻³ उसके इस मिलीमीटर का कन्वर्जन है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में हमने यहाँ पर 10⁻³ दिया है। सो ये हमारा बिगर रेडियस है। कैपेसिटेंस क्या होगा? बिगर कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप will be 4 pi epsilon naught r, that is 4 into 22/7 into 8.85 into 10⁻12 into r, that is 9 into 10⁻³ सो ये बेसिकली हमारा सॉल्व करके निकलेगा 1.0013 into 10⁻⁻12, जिसको आप रफली 10⁻12 ही कह सकते हैं। नेक्स्ट से आपने 10⁻12 कह दिया इस कैपेसिटेंस को बड़े वाले ड्रॉप के, ठीक है। रफली मैंने बोला, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये है, बट रफली आप इसको ये लिख सकते हैं। अगर इसके बाद सेकंड पॉइंट पूछा है पोटेंशियल पता लगाएं, सो C इज इक्वल्स टू होता है Q/V, सो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C। चार्ज दिया हुआ आपको 10⁻12 कितने का? एक ड्रॉप का, तो 27 ड्रॉप्स का हुआ 27 इंटू 10⁻12 अपॉन कैपेसिटेंस आपका ऑलमोस्ट 10⁻12 निकला है, तो आंसर आपका हो जाएगा 27 वोल्ट। कितना हो जाएगा आंसर आपका? 27 वोल्ट। फाइन, ये फाइनल आंसर है, बट ये रफली आंसर है 27 वोल्ट, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस भी रफली यूज़ किया है। 1.0013 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, जिसको आप 1 मान के चल रहे हैं, तब ये 27 वोल्ट आया। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस, सो व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम द सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम दिस। फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। सो किसी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी थी, उसमें आपने अगर इतना चार्ज ऐड कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया उसका, तो इतनी हो जाएगी चार्ज डेंसिटी। फाइंड करना है आपको इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 0.084 है, यहाँ पर 0.084 है।
फाइन। चलिए क्वेश्चन में जो हमसे डिमांड करी थी वो करते हैं। लेट से चार्ज was Q. Let's say charge was Q and area is A. Area is A. So sigma 1 is equals to Q by A, which is 0.07 is equals to Q by A. And sigma 2 क्या होगा, क्योंकि अब हमने चार्ज इंक्रीज़ कर दिया है बाय 4.4 लेकिन एरिया वैसे का वैसे ही है, तो सिग्मा 2 इन्होंने बोला था 0.084 हो जाएगा यानी इंक्रीज द चार्ज Q प्लस 4.4। लेकिन जो A है मैं दोनों को दे रहा हूँ, Q को भी दे रहा हूँ और 4.4 को भी दे रहा हूँ अपॉन में उसके, क्योंकि मैं इस Q बाई A को जानता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ। इस Q बाई A को मैं 0.07 लिख सकता हूँ, प्लस में 4.4 अपॉन A वैसे ही रहने देंगे और 0.084 यहाँ पर रहने देंगे। सो 4.4 बाई A इज इक्वल्स टू 0.084 के पास जाके माइनस हुआ 0.07। सो आपके पास आंसर आएगा 0.014। नाउ A अगर 4.4 के पास अगर इसी को 0.014 को ले आए तो A उस साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड ये आपका एरिया हो जाएगा विच इज़ 44,000 बाय 14, 44,000 बाय 14। फाइन। नाउ इस A को अगर आप चाहें तो 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्या है यहाँ पर देखिए, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कंडक्टर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो अगर आप इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो आप चीज़ों को आराम से कैंसिल कर पाएंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 11,000 और ये हो जाएगा 7 2 पे, देन 22 2 पे कटता है और ये कटेगा 1 पे। सो 1000 बाई 4। सो आर स्क्वायर आपका रफली आ जाएगा 1000 बाई 4, तो आर आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 250। आर आ गया आपका 250। ए 250 जो आया है वो आपका मीटर में आया है आर, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी ऐसा यूनिट में थी तो आर भी अपनी यूनिट में आएगा मीटर में ना। अब हम अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन आर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू पे आर हमें यूज़ करना पड़ेगा 250। आर हम यूज़ करेंगे 250। ये हमारा कैपेसिटर आ जाएगा। कैपेसिटेंस इसको सॉल्व करके 5.6 इंटू 10⁻12 फैराड। 5.6 इंटू 10⁻12 फैराड। इन्होंने हमसे ये भी पूछा था कि इनिशियली चार्ज कितना है ये बताइए। तो इनिशियली चार्ज क्योंकि हमारी ए की वैल्यू निकल गई है, ए की वैल्यू हमारी निकल गई है, तो हम इनिशियल चार्ज यहाँ पर बता सकते हैं दैट इनिशियल चार्ज वाज 0.07 इंटू 44,000 होल अपॉन 14। सो पॉइंट हटेगा, नीचे जाएंगे 2 0, ये 2 0 इस 2 0 को काटेंगे, ये 7 इसको काटेगा 2 पे एंड ये 2 फिर इसको काटेगा 220 पे, 220 कूलम। ये हमारा इनिशियल चार्ज था इस क्वेश्चन के लिए। फाइन। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। चलिए यहाँ पर कुछ करेक्शंस रह गई हैं, कुछ कमी हो गई थी। जैसे 4.4 था तो 3 0 आने पर ये खाली 2 ही 0 रह जाते, ये पॉइंट हटता तो 1 0 नीचे भी आता, ये 2 ही 0 रह जाते। सिमिलरली ये 0 भी नहीं होता यहाँ पर, देन ये 0 नहीं होता तो यहाँ पर भी 0 नहीं होता, तो ये 250 नहीं होता, ये 25 होता, ये 25 नहीं होता तो ये भी नहीं होता। बट ये आंसर करेक्ट है। एंड यहाँ पर भी वो 0 नहीं होता तो ये भी 0 नहीं होता। सो Q जो है वो हमारा 22 कूलम ही रहता। गलती यहाँ से शुरू हुई थी कि ये पॉइंट था, पॉइंट रह गया था, तो एक 0 की यहाँ पर मिस्टेक थी। इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, एल्स बाकी सब कुछ सही है। कॉन्सेप्ट वाइज और ये सॉल्यूशन वाइज ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट देयर आर 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, दे बोथ हैव एरिया 100 and 500 centimeter square respectively. If they have same charge, so यहाँ correction है, ये sum नहीं है, ये same है. So if they have same charge and potential and the distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm, what is the distance between the plates of the second capacitor?
सो क्योंकि इसके चार्ज और पोटेंशियल सेम है तो मुझे लगता है कैपेसिटेंस सीधा लिख दें हम सेम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज Q1 Q2 के इक्वल है, V1 V2 के इक्वल है, तो Q1/V1 का आंसर Q2/V2 के आंसर के इक्वल होगा, दैट इज C1 C2 के इक्वल है। एंड क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A1/D1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A2/D2। यहाँ पर एप्सिलॉन इसलिए लगाया क्योंकि ये एयर कैपेसिटर था, तो एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया। A हमारे पास है 100 अपॉन में D1 हमारे पास दिया हुआ है 0.5 × 10⁻³ मिलीमीटर को चेंज करने के लिए मैंने लिखा है ये, और A2 जो है वो 500 है अपॉन में D2 हमें निकालना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलीमीटर को चेंज करने के लिए मैंने 10⁻³ दिया है ताकि मीटर में आ जाए, लेकिन मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है वो मैं कुछ भी जो भी दूंगा वो यहाँ भी देना पड़ेगा और यहाँ भी देना पड़ेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपके सेटिस्फैक्शन के मैं × 10⁻⁴ और × 10⁻⁴ लिख सकता हूँ ताकि मैं ये बता पाऊँ कि ये मीटर स्क्वायर में मैंने चेंज किया है। लेकिन देखिए ये कैंसिल हो रहा है, इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 500 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 100 के साथ, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होने आ रहा है 0.5 × 10⁻³ दैट इज़ 2.5 × 10⁻³ मिलीमीटर, 2.5 × 10⁻³ मीटर एंड 2.5 मिलीमीटर। ये सेकेंड प्लेट का डिस्टेंस है। फाइन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आपने ये किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देखिए, सेज अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ दिस। सो चार्ज इसमें हमें दिया हुआ है 360 माइक्रोकूलम। So when potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes this. So let's say ये Q1 था जब V1 V था, now V2 जो है वो reduced हो गया है पुराने वाले पोटेंशियल से 120 वोल्ट। So Q2 जो है वो कितना होगा, Q2 120 माइक्रोकूलम, ये गिवन है हमारे को कि नया चार्ज जो है वो Q2 ये हो गया। बिकॉज क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो अननोन है, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन कैपेसिटेंस फिक्स्ड है। सो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल V एंड द अननोन कैपेसिटेंस C, जो पहली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि कैपेसिटर सेम है तो कैपेसिटेंस भी सेम होगा। जितना आप चार्ज, जितना पोटेंशियल बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है, जितना पोटेंशियल घटाते हैं उतना कम चार्ज स्टोर होता है। बट वहाँ पर अगर आपको याद था टॉपिक की शुरुआत में मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी क्योंकि सेम कैपेसिटर की बात हो रही है। तो 360/V इज इक्वल्स टू 120/V - 120। अगेन मैं यहाँ पर इस माइक्रोकूलम को कूलम में, इस माइक्रोकूलम को कूलम में यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे 10⁻⁶। नाउ ये सॉल्व होके हमें देगा 3V - 36 इज इक्वल्स टू V। सो 2V इज इक्वल्स टू 36। एक छोटी सी करेक्शन, यहाँ पर ये 120 था तो ये जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये 360 होगा, ये भी 360 होगा, तो V इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 180 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 180 वोल्ट। फाइन, ये फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड थी कि अननोन कैपेसिटी, अननोन पोटेंशियल पता लगाइए जो V पहले था। एंड अननोन कैपेसिटेंस अगर आपको पता लगाना है तो आप सिंपली यहाँ पर C इज इक्वल्स टू Q1/V1 कर सकते हैं, दैट इज़ 360 × 10⁻⁶ होल अपॉन 180। सो ये हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। 10⁻⁶ की जगह हमने माइक्रो लिख दिया। एंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। सो यही कैपेसिटेंस सेम रहेगा। न्यू चार्ज, थर्ड चार्ज विल बी इफ V इज़ इंक्रीज बाय 120। सो थर्ड चार्ज जो होगा वो C जो है हमारा 2 × 10⁻⁶ है एंड V + 120 आके ऐड हो रहा है, या यूँ कहूँ 180 में 120 ऐड हो रहा है, दैट इज़ 300, दैट इज़ 300। सो ये हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴ कूलम। ये थर्ड चार्ज होगा। इसमें नया चार्ज ये स्टोर होगा अगर इंक्रीज़ कर देते हैं आप वोल्टेज को 120 वोल्ट के साथ। फाइन, सो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट के और स्फेरिकल कैपेसिटर के क्वेश्चंस थे।
अब दो टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कहा था ऐसे, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंगली तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास सिलेबस में, बट नीट या जेईई की तैयारी के लिए आपके वो टॉपिक काम में आ सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये एक टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर जो कि बीच में से हॉलो है। फाइन, ये टॉपिक आपके सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा था जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फाइन, तो इस टॉपिक को देखते हैं। सो दोस्तों, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज एंड पोटेंशियल चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं ऑफ रेडिया ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड बाहर वाले में प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से अंदर वाले में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रखा है दोनों तरफ। यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक टास्क है, ये अंदर का शेल जो ए रेडियस के साथ है, अंदर का शेल जो किसके साथ है, ए रेडियस के साथ, और ये बाहर का शेल जो है वो बी रेडियस के साथ है। इन दोनों शेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना, ये हमारा सबसे पहला टास्क है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट पी ले लिया है इनके बीच में, रैंडम पॉइंट पी इनके बीच में हमने ले लिया है, और ये हमने बना दी है गॉसियन सरफेस। दोस्तों, रैंडम पॉइंट पी के ऊपर क्या बना दी है, गॉसियन सरफेस। ज़रा देखते हैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करके। नाउ सबसे पहले आप फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फ्लक्स को आप लिखते हैं ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा को इक्वेट करते हैं नेट चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू है बाय एप्सिलॉन नॉट से, जिसमें ई सेम रहता है, एस 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंडम पी पॉइंट का जो रेडियस है वो यहाँ से कितना है, आर, एंड क्योंकि इस रैंडम पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स निकलेगी, इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स निकलेगी, और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड्स है, तो ये जो कॉस थीटा में थीटा है वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये कॉस 0 1, तो इसको लिखूँ या ना लिखूँ एक बात है, जिसमें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सेम है यहाँ पर। सो ई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाता है, ई इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ई आने के बाद आपको वी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वी के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, जिसको आप ई डॉट डी आर भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल एक मान लेते हैं कि यहाँ पर स्मॉल एक डी आर है, डी आर जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, डी आर जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और नेगेटिव में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का आप रिलेशन पुट करिए, दैट इज़ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, जिसमें Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएंगे और इंटीग्रेट होगा डी आर का विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। यहाँ पर डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा आर स्क्वायर का, जो कि कितना आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ -1 बाय आर, दैट इज़ -1 बाय आर ए टू बी, नेगेटिव बाहर आएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 बाय बी अपर लिमिट -1 बाय ए लोअर लिमिट। ये हमारे पास V आया है। इसको थोड़ा और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी होल अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a माइनस बी होल अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। फाइन, अब V निकलने के बाद आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। कैपेसिटेंस का आपका बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। उसमें Q को ऐसे ही रहने देते हैं, V को हम पुट करेंगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन ए बी। सो आप देखेंगे Q एंड Q कैंसिल आउट होके और चीज़ें रेसिप्रोकल होके हम लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी होल अपॉन a माइनस बी। ये हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। फाइन, इसी तरीके से हम सिलेंड्रिकल शेप का भी कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सिलेंड्रिकल शेप के कैपेसिटेंस के ऊपर चलते हैं, वो भी इसी के साथ लिंक्ड अप टॉपिक है। उसका भी सीबीएसई के तरफ से सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंगली तो वो नहीं है, बट सिमिलरली नीट एंड जेईई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। सो इसमें भी हमने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट ले लिया, लेट्स से P। तो ये रहा वो रैंडम पॉइंट P आप मान लीजिए, और यहाँ पर आपने एक गॉसियन सरफेस बना ली। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में बना ली क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक तरह से सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। सो यहाँ पर आपने निकालने की कोशिश करी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखेंगे आप तो निकलेगा आपका
गॉस थ्योरम, E इंटू 2πRH, E इंटू 2πRH, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है जहाँ से जिसके साथ ये अलाइंड है, इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है लेट्स से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इज इक्वल्स टू Q बाय 2π एप्सिलॉन नॉट RH, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो Q बाय H है, Q बाय H, तो क्या आप इसको यहाँ पर ये लैम्डा लिखना पसंद करेंगे? सो आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख सकते हैं E का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो हमारा आया लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। किसी भी रैंडम पॉइंट पे ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। फाइन, अब हम लोग इसी से V निकालने की कोशिश करते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग E डॉट dl, E डॉट dr, क्योंकि ये R वेक्टर कर रहा है यहाँ पर, ये जो P पॉइंट है ये R के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, आगे या पीछे ले जाएंगे इसे, फ्रॉम A टू B विच इज़ माइनस ऑफ A टू B लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R dr, जिसमें अगर आप देखेंगे तो V इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन निकल आया, एंड इंटीग्रेशन में A टू B में 1/r का dr के साथ इंटीग्रेशन पूछेंगे आप तो क्या होता है माइनस लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग r फ्रॉम A टू B, नेचुरल लॉग r फ्रॉम A टू B। अब माइनस लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट, दैट इज नेचुरल लॉग b माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग a, माइनस को अंदर अगर हम भेज देंगे तो लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट के साथ चला जाएगा अंदर, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट। सो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b को अगर आपको लॉगरिथम के बेसिक फार्मूलाज बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b, नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b। ये तो आया है आपका v। नाउ c निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है q बाई v, चार्ज बाय पोटेंशियल। लेट्स से चार्ज जो है वो हम लेंथ l तक का ले रहे हैं, सिर्फ लेंथ l तक का, सो कैपेसिटेंस भी लेंथ l तक का हम काउंट करेंगे, अपॉन में v लैम्डा इंटू एल जो होगा वो q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, अपॉन में v जो हमारा आया वो आया लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग a बाय b, नेचुरल लॉग a बाय b, जिसको अगर आप लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट कर दें सो ये आप लिख देंगे 2π एप्सिलॉन नॉट l बाय नेचुरल लॉग a बाय b। ये यहाँ तक हम चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं हम, सो यहाँ छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस नेचुरल लॉग a बाई बी की पावर ऊपर ले जाके माइनस कर दीजिए, एंड देन उसके बाद जो लॉग के और आइडेंटिटीज़ होती हैं पावर के साथ उनको यूज़ करिए, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। अब आपको पेज नंबर 28, असाइनमेंट के पेज नंबर 28 तक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ तक अपना होमवर्क अपडेट करिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर्स को आगे ले जा सकें और सीरीज़ एंड पैरेलल कैपेसिटर्स करते हुए एंड कॉमन पोटेंशियल के डिस्कशंस को करते हुए हम आगे ले जाएं टॉपिक्स को। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।